एक लड़की दिखी, उसके पास एक सोनू परिवारों का सपोर्ट नहीं मिलता। अपनी माता जी के नाम पे हर ऐसा है जो सांप के लिए तो दूध कटोरी में रखता है। कविता, कहानी, संस्मरण, लघु कथा इत्यादि साहित्य की विविध विधाओं में जिनकी लेखनी सशक्त रूप से चलती है और वो केवल लिखती ही नहीं है, अपनी संवेदना को वो अपने काम से भी अभिव्यक्त करती हैं, समाज के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। ऐसी वरिष्ठ लेखिका डॉक्टर सविता सयाल जी आज हमारे साथ हैं। आज के हमारी पॉडकास्ट की गेस्ट हैं। नमस्कार मैम, आपको आज के पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। धन्यवाद बबीता जी, धन्यवाद प्रिय दर्शकों। आपकी रचनाओं का, आपके कार्य का इतना विविध कार्य क्षेत्र है कि सोचना पड़ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अरे ये तो बड़प्पन है। लेकिन सोच रही हूँ आपकी सबसे पॉपुलर कहानी जो है एक ताश का घर और क्षितिज, दो आपका क्षितिज तो बड़े कहानियों का संग्रह है जी, और ताश का संग्रह जो है ताश का घर, ये लघु कथा संग्रह है। हाँ जी। और ताश के घर का अभी शायद इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी आया है। हाँ, हाउस ऑफ कार्ड्स जी, पहले तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं थोड़ा सा क्षितिज कहानी का जो कॉन्सेप्ट है आपका, उसके बारे में आपसे जानना चाहूंगी। जी, क्षितिज का जन्म ऐसे हुआ कि क्षितिज जो नाम है मुझे बहुत पसंद है। और क्षितिज होता है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो वास्तव में मिलते नहीं। और मैंने इसमें 11 कहानियाँ लिखी हैं और इसमें समय समय पर लिखी गई कहानियाँ हैं। कुछ घटनाओं ने मन मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव छोड़ा और उसके इर्द गिर्द मैं पहले मस्तिष्क में कहानी बुनती गई। देखो बबीता जी, कहानी एकदम से कागज में नहीं उतरती, पहले वे आपके दिल में उतरती है एक छोटी सी घटना के रूप में, और फिर धीरे धीरे घटना के साथ साथ आप कुछ पात्रों को जोड़ते हैं, कुछ आपकी कल्पना होती है बीच में, कुछ वास्तविकता होती है, और इस तरह से कहानी को मनोरंजक बनाने के लिए भी कुछ और तथ्य जोड़ने होते हैं। तो इस तरह से कहानियाँ बनती हैं। लेकिन मनोरंजन के साथ उसकी जो संवेदना है वो खत्म नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, संवेदना तो सबसे पहले ध्यान में रखते हैं हम। जी, क्षितिज की काफी इसको दर्शकों ने सराहा था। मेरे पास है ही आपकी ये क्षितिज कहानी संग्रह। जी जी, और इसको काफी पसंद किया गया था। आपकी लघु कथा संग्रह है, उसको आधुनिक समय की जो समस्याएं हैं, विषय हैं, उसको आपने टच किया है। जी, संवेदनशीलता और आशावादिता इसका मुख्य जुभाव है माना जा रहा है। जी जी जी। तो और इसका भी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन हुआ है रिसेंटली, हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स। इसके विषय में थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी। जब आप लिख रही थी तो क्या आपके दिमाग में चल रहा था उस समय? देखिए, ताश का घर का जन्म भी एक घटना से हुआ। मैं एक दिन घर से बाहर निकली तो रास्ते में मुझे जीन्स टी शर्ट पहने, ब्लैक जीन्स ब्लैक टी शर्ट पहने एक लड़की दिखी। उसके पास एक सूटकेस था, एक बैग था, और उसने मेरे से कुछ एड्रेस पूछा कि यहाँ मेरी टैक्सी वेट करे। तो मैंने कहा चलिए मैं उसी तरफ जा रही हूँ, मैं आपको बता देती हूँ कि वो कहाँ पर है एड्रेस। और फिर मैंने कहा कि आप ऑफिस जा रही हैं? कहती नहीं आंटी, और उसकी आंखों में आंसू थे और आंखें लाल थी। मैंने उसको पूछा बेटा क्या बात है, कुछ समस्या है, लगता है बहुत रोए हो और अभी भी आपकी आंखें नम हैं, क्या बात है? पहले तो उसने मुझे कुछ नहीं बताया, कहती आंटी कोई बात नहीं। फिर कुछ देर बाद उसने बताया कि मैं एक लड़के के साथ 1 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, और मेरे घर में भी जब ये खबर पहुंची, वो मध्य प्रदेश से थी वो लड़की, तो वो कहती है जब घर में खबर पहुंची तो उन्होंने बोला कि कि हमें अच्छा नहीं लग रहा तुम ऐसे रह रही हो बिना शादी किए किसी लड़के के साथ। तो वो मेरे से बहुत खफा हो गए और उन्होंने मेरे से बात करनी बंद कर दी। और इधर इस लड़के ने बोला कि मैं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तुमको भी अपने साथ फॉरेन कंट्री ले जाऊँगा, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो 2-3 दिन पहले
उसने मुझसे पैसे मांगे और मैंने वीज़ा की फ़ीस के लिए पैसे दिए। उसने फिर बोला कि अभी और पैसे चाहिए, तो ऐसे उसने लगभग मेरा अकाउंट, सैलरी अकाउंट खाली करवा लिया और अब मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊँ। माता पिता मेरे से नाराज़ हैं और मैं इस शहर में ज़्यादा किसी को जानती नहीं हूँ। तो अब मेरी मित्र एक मेरे को टैक्सी भेज रही है, तो अभी मैं उसके ऑफिस जा रही हूँ। उस दिन मैं सोचती रही कि ये जो युवा पीढ़ी आजकल विवाह ना करके लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है, ये जो रिश्ता है ये कितना स्थायी है। समाज की मोहर नहीं है इस रिश्ते को, दोनों परिवारों का सपोर्ट नहीं मिलता इस रिश्ते को, अपनी मर्जी से रहते हैं और कभी भी छोटी सी बात पे ये जो है ताश के घर की तरह बिखर जाता है। और ये जो रिश्ता है जैसे लगता है ताश का घर है। तो ताश का घर तो उस समय मेरे दिमाग में नहीं आया कि शीर्षक देना है पुस्तक को, लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप पे मैंने उसी दिन रात को एक कहानी लिखी। फिर उसके साथ आजकल जो हो रहा है आसपास समाज में बहुत विविध विषय है, विविध विषय हैं। देखिए एक ब्रेन ड्रेन बहुत ज़्यादा विषय है आजकल। युवा पीढ़ी का आकर्षण बढ़ता जा रहा है विदेश में जाने का, विदेश में बस जाने का, और उनकी योग्यताओं का लाभ दूसरे देशों को हो रहा है, जबकि उनकी योग्यताओं का लाभ हमारे अपने भारत देश को होना चाहिए। और वो अपने देश छोड़ के अपनों से दूर वहाँ जाके रच बस रहे हैं, तो ये भी एक हमारे देश की समस्या है। और इसके अतिरिक्त ऑनर किलिंग भी है। गांव कस्बों में प्रेमी और प्रेमिका दोनों को मार दिया जाता है कि हमारी बिरादरी में नाक कट जाएगी। ये कहाँ तक न्याय संगत है। इसी तरह लिव इन रिलेशनशिप के बाद थीम पार्टी, फिर बड़ों के प्रति जो असंवेदनशीलता है। आजकल देखिए संयुक्त परिवार प्रथा बिखरती जा रही है, एकल परिवारों का चलन बढ़ रहा है। तो इस तरह, और एकल परिवारों में समस्याएं भी बहुत आ रही हैं। बच्चे दादा दादी और नाना नानी के प्यार से वंचित भी रहते हैं, और माता पिता दोनों नौकरी पेशा हैं, दोनों काम करते हैं और बच्चे को समय नहीं दे पाते। तो इस तरह की समस्याएं ही भी शहरों में होती हैं, और इस तरह की कई समस्याओं के विषय में मैंने बात की। दिखावा बढ़ रहा है और वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं, और बच्चे विदेशों में बसे हुए हैं, सुख दुख में भी कई बार नहीं आ पाते, और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की कई समस्याएं समाज आधुनिक समाज से संबंधित जो समस्याएं थी वो मैंने कह सकती हूँ कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। बिल्कुल। उससे आपकी जो किताबों से ये बात पता चलती है। जी। आपकी साझा संग्रह या स्वतंत्र लेखन तो इतने अधिक हैं कि मैं उस पर बात करूंगी तो शायद कई एपिसोड बन जाएंगे। तो मैं आपकी कुछ प्रमुख रचनाओं पे ही आती हूँ। ये तो हमने बात की है कहानियों की। आपकी कई किताबें जो हैं कविता संग्रह मेरे पास हैं। एक है धूल के फूल, बाल मजदूरी पर कविताएं हैं। हाँ, कविताएं नहीं है इसमें बबीता जी, ये साझा संकलन है। इसमें बाल मजदूरी से संबंधित कहानियां हैं, लेख हैं, कविताएं हैं, साक्षात्कार है एक बाल मजदूर का। तो इस तरह से ये एक संकलन निकाला। और बाल मजदूरी भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो और एक है जो प्रकृति का श्रृंगार। ये किताब में 101 कविताएं हैं जो प्रकृति के ऊपर है। जी। तो ये से तो पता चल रहा है आपका प्रकृति प्रेम कितना है। आपके आसपास, घर के आसपास इतनी सारी ग्रीनरी है बहुत। जी। आपने खुद भी बहुत सारे लगाए हैं। हाँ जी, मैंने बहुत पेड़ पौधे लगा रखे हैं। पेड़ पौधों से मेरी अच्छी दोस्ती है। मैं सुबह उठते ही सबसे पहले अपने पौधों से मिलती हूँ। अरे वाह, हाँ, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। बिल्कुल, फूलों से दोस्ती है, कांटों से यारी है, ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। और मैं एक एक पौधे के पास जाकर थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, उसका हाल चाल जानती हूँ। और कोई भी नया फूल खिलता है तो मुझे ऐसे खुशी होती है जैसे पता नहीं जीवन में क्या एक नई चीज है। एक और किताब है जो मेरे हाथों में आपकी है, गुनगुनाती इंद्रधनुषी जिंदगी। जी, ये मेरा काव्य संग्रह है।
इसे भी लोगों ने काफी पसंद किया था। जी, इसके बारे में कुछ बताएं। इसमें मैंने मैं दिखाना विभिन्न चाहूँ विषयों पर कविताएं लिखी हैं और इसमें 7 खंड है। इसीलिए इंद्रधनुष जीवन, हाँ, जीवन, जीवन दर्शन, प्रकृति, रिश्ते और एक विविध खंड भी है इसमें। तो इस तरह से जीवन पर ही मेरी 7 कविताएं हैं। फिर जीवन दर्शन जिसमें दिल, मन, कल्पना, सपने, इस पे मेरी कविताएं हैं। मैंने हर रिश्ते पे लिखा है, माता पिता, बहन, भाई और दोस्त, तो इन सब पर भी मैंने लिखा है। और दोस्ती पर तो वाह दोस्ती, हाँ, मेरी वाह एक दोस्ती। कविता, मेरी एक पूरी पुस्तक है दोस्ती पर, क्योंकि बहुत प्यारा रिश्ता है बबीता जी। दोस्ती बहुत ही और आप दोस्ती केवल अच्छा। बोलती नहीं, निभाती भी हैं। धन्यवाद, कोशिश करती हूँ दोस्ती निभाने की। देखिए बबीता जी, नारी शोषण की हम बात करते हैं और आप तो खुद एडवोकेट हैं, आपके सामने कितने केसेस आते होंगे जिसमें आप स्वयं देखते हैं कि ये जो नारी सशक्तिकरण के जो कानून बनाए गए हैं, ये बस दिखावे के हैं, या कई बार FIR ही नहीं लिखा जाता। तो जो नारी अगर अलग परेशान है, वो अलग रहना चाहती है, तो समाज एक अलग रहने वाली औरत को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। वो ये नहीं सोचते कि इसको कोई समस्या होगी इसलिए वो अपने पति से अलग रह रही है, तो समाज उसको इज्जत की दृष्टि से नहीं देखता। तो मैं ये नारी को ये कहती हूँ कि उसको भी अब जागरूक होने की आवश्यकता है। वो शोषण क्यों सहती है? अपनी इस पर अपनी कोई कविता में? हाँ, मैंने एक कविता लिखी है औरत के लिए। औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो, जानो अपने अस्तित्व को, औरों के अनुसार चली, औरों के अनुसार चली, सबका संबल बनी। देखिए, एक औरत कितने लोगों को संभालती है, पूरे परिवार को संभालती है। औरों के अनुसार चली, सबका संबल बनी, फिर क्यों अबला कहलाई? इसका विश्लेषण आज करो, औरत कभी अपने से भी मुलाकात। रुको थोड़ा सोचो, रुको थोड़ा सोचो, आखिर कौन हो तुम? केवल भोग्या या त्याग मूर्ति? रुको थोड़ा सोचो जरा, आखिर कौन हो तुम? केवल भोग्या या त्याग मूर्ति? उठो पहचानो अपने अस्तित्व को, उठो पहचानो अपने अस्तित्व को, खुलकर मन की बात कहो तुम, औरत कभी अपने से भी मुलाकात करो। चुपचाप नदी सम बहती हो, चुपचाप नदी सम बहती हो, सहती पर कुछ नहीं कहती हो, परिवार व समाज से कुछ अपनी अपेक्षाओं की बात करो, और कभी अपने से भी मुलाकात करो, कभी अपने से भी मुलाकात। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद। अब बच्चों पर भी आपने काफी कुछ लिखा है। हाँ, मैंने बाल मजदूरी पर लिखा है, और बहुत जिसे कहते हैं ना, दुख भी होता है कि जब हम देखते हैं बारात में, अब तो खैर डेस्टिनेशन मैरिज का ज़माना आ गया, अभी भी गांव कस्बों में बारात जाती है तो जलती गैस को छोटे छोटे बच्चे सिर पे उठा के घूमते हैं। हाँ। और कितना बड़ा ये रिस्क है उनके लिए। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी थी, छोटू गैस वाला। शादियों में जब वो ऐसे गैस का वो सिलेंडर लेके छोटे छोटे बच्चे, और चारों उनके तारे हैं, देखिए किसी को भी करंट लग सकता है। लेकिन यही कहते हैं, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, कि लोग उसमें नाचते रहते हैं, किसी का ध्यान नहीं जाए शायद। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आपने उस चीज पर ध्यान दिया। देखिए, मेरी एक रिलेटिव ने मुझे इस बात पे मजाक भी किया। मेरी भांजी कहती है कि हम तो बारात में जाके लोगों के गहने, कपड़े, ये सब देखते हैं, आप यही देखते रहते हो। मैंने कहा मेरी नजर इन चीजों पे पड़ती है। तो मैंने छोटू गैस वाला एक कविता लिखी थी। जिंदगी के साथ
गैस सिलेंडर को भी ढो रहा है एक मासूम। जिंदगी के साथ गैस सिलेंडर को भी ढो रहा है एक मासूम। खतरों के खौफ को अपने बचपन के साथ शायद उसने दफना दिया। खतरों के खौफ को अपने बचपन के साथ शायद उसने दफना दिया। दूर फटी आंखों से खुशियों को घूरता। वो देखता है बच्चा छोटा कि नाच रहे हैं सुंदर सुंदर कपड़े पहन के लोग, तो खुशियों को देखता है दूर से। चारों ओर जश्न की चमक है, लेकिन उसके बाल मन में एक कसक है। चारों ओर जश्न की चमक है, लेकिन उसके बाल मन में एक कसक है। पेट की आग बुझाने के लिए, पेट की आग बुझाने के लिए मौत का सामान लेकर चल रहा है। देखिए वो जो जलती हुई गैस है और चारों ओर तारे हैं, वो कितना उसके लिए हानिकारक हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है। पेट की आग बुझाने के लिए मौत का सामान लेकर चल रहा है। रोशनी अब और भी तेज है, रोशनी अब और भी तेज है। जठराग्नि और गैस दोनों जल रहे हैं। जठराग्नि पेट की आग को कहते हैं। भूख लगी हुई है बेचारे को, लेकिन अभी ऐसे तो बारात पहुंचेगी उसके बाद शायद मिले। जठराग्नि और गैस दोनों जल रहे हैं। एक तरफ उसके पेट की आग जल रही है, एक तरफ गैस जल रही है। तो इस तरह की कविताएं लिखी हैं। आपने दो एक टॉपिक और है, मेरा मन करता और भी सुनूं, प्रकृति पर भी सुनूं। दोस्ती पर आपकी जो एक संग्रह है, उसमें से एक कविता सुना दो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना, जिन रिश्तों को जिनको खून के रिश्ते से बांधना भगवान भूल गया, उनको दोस्त के रूप में भेज देता है। और दोस्ती सच में बहुत ही प्यारा रिश्ता है। देखिए कई बार आपके संबंधियों से अधिक आपके दोस्त काम आते हैं। तो अगर आपके जीवन में एक अच्छा दोस्त है तो मैं कहती हूँ आप बहुत भाग्यशाली। तो दोस्त पर मैंने लिखा है, दोस्ती है सच में एक वरदान। दोस्ती है सच में एक वरदान, खून के रिश्तों से ऊपर श्रीमान। कई बार खून के रिश्तों से भी अधिक यह रिश्ता आपका काम आता है, आपका दुख में साथ निभाता है। दोस्तों का होता अनोखा प्यार, बनाता जो जिंदगी को गुलजार। सच्चा उम्मीद देता है सदा साथ। जो सच्चा दोस्त है वही आपका साथ देता है। दोस्ती की परख भी वही है। सच्चा उम्मीद देता सदा साथ, कठिन समय में न छोड़े हाथ। भटके तो देता उत्तम सीख, भटके तो देता उत्तम सीख। सच में धनवान जिसका ऐसा मिले। वो वास्तव में मैं कहती हूँ दुनिया में वो बहुत अमीर है जिसके पास अच्छा दोस्त है, सच्चा दोस्त है। भटके तो देता उत्तम सीख। देखिए ऐसा दोस्त भी होना चाहिए जो आपको गलत होने पर फटकार भी लगाए, जो कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखे, वो चापलूसी ना करे आपकी। भटके तो देता उत्तम सीख, सच में धनवान जिसका ऐसा मीर, बिन कहे जाने तुम्हारे मन की। दोस्तों में कई बार संवाद नहीं भी होता तो भी वो मन की बात जान लेते हैं। बिन कहे जाने तुम्हारे मन की बात, सुख दुख दोनों में निभाए साथ। यानी कि सिर्फ सुख में साथ है, दुख में भी आपके साथ खड़ा रहे। दोस्तों की दिल लगी पर आता है प्यार। बहुत दोस्तों के साथ जो मौज मस्ती होती है, आपको भी पता है, आपका कॉलेज टाइम फ्रेंड्स रहे होंगे, स्कूल टाइम फ्रेंड्स रहे होंगे, वो एक अलग ही मजा आता है। दोस्तों की दिल लगी पर आता प्यार, गालियां उलाने भी लगे उपहार। देखिए दोस्ती में आपके दोस्त ने आपको प्यार से गाली भी दे दी, वो भी आपको उपहार जैसी लगता है, ये उसका अधिकार है। बना रहे दोस्तों में कृष्ण सुदामा सम प्यार। देखिए कृष्ण सुदामा की दोस्ती एक उदाहरण है हमारे इतिहास में कि कृष्ण इतने बड़े राजा थे और सुदामा उनका बहुत ही गरीब मित्र था। और वो जब उनसे सहायता मांगने आया, उसने मुंह से कुछ नहीं कहा तो भी कृष्ण सब समझ गए और बिना एहसान जतलाए उन्होंने
उसकी सहायता की। ये एक उदाहरण है। बना रहे दोस्तों में कृष्ण सुदामा सम प्यार, उन संग जीवन का हर दिन लगे त्योहार, उन संग जीवन का हर दिन लगे त्योहार। बिल्कुल दोस्त हो, बहुत अच्छा है। मस्ती हो, और क्या चाहिए, लगता है रोज त्योहार मना रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल त्योहार या कोई भी खुशी दोस्तों और परिवार के साथ ही तो पूरा होता है। बिल्कुल, अकेले में कौन सी बिल्कुल। खुशी। और बबीता जी, ये जो हमारी दोस्ती वाली वाह दोस्ती जो संग्रह है। संग्रह है, अगर है इसमें देखिए जरा, तो उस संग्रह में हमने कुछ ऐसे दोस्तों की फोटो मंगवाई थी। हमने बोला था कि अगर 50 साल से पुराना आपका मित्र है, अच्छा। जिससे आपकी दोस्ती को 50 साल हो गए, जो स्कूल टाइम से अभी तक आपके साथ चल रहा है, उसका फोटो, उससे अभी भी आप संपर्क में हैं, क्योंकि ऐसा बहुत मुश्किल होता है हाँ। कि जीवन की आपाधापी में कहीं बिजी हो दोस्त जाते हैं पीछे फिर। छूट जाते हैं, या आप संपर्क इतने अपने आप में व्यस्त हो जाते हैं कि आप दोस्त को ढूंढना या संपर्क करना भी आपको लगता है कि इतना समय नहीं है आपके पास। लेकिन अगर आप इतने सौभाग्यशाली हैं, किसी ना किसी रूप से आप उससे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे मित्रों की हमने फोटो मंगवाई, और बहुत से लोगों ने हमें फोटो भेजी कि 50 साल से अधिक उनकी और दोस्ती थोड़ा को सा हो गया। इमोशनल भी होगा ये उनके लिए, उनके उन लिए। दोस्तों को फिर से एक तरह से उनसे जीना जोड़ना, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। और मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ। मेरी 50 साल पुरानी दोस्ती है। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती थी और वो मेरी मित्र मेरे से 2 साल बड़ी है, तो तब से हमारी दोस्ती हुई। उसके बाद हमारा कॉलेज टाइम, फिर हमारी शादी हुई। शादी के बाद हम अलग अलग शहर में चले गए, लेकिन पत्रों से या हमारी परिवार से संपर्क कर लेते थे कि वो आजकल कहाँ पर है, उनसे फ़ोन नंबर ले लेते थे। पत्र व्यवहार हमारा चलता रहता था, और जब भी संभव होता था हम मिल लेते थे। और मेरी मित्र अभी भी वो जयपुर में है, और हम अभी भी संपर्क में हैं। तो ये बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात है कि अकेलापन आपको फील नहीं होता, एक एनर्जी भर के रहती है। बिल्कुल एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी देते हैं। एनर्जी टॉनिक है, मैं कहती हूँ दोस्ती तो। आपकी जी। एक मेरे पास संस्मरण की पुस्तक है जिसका संपादन भी आपने किया था, जी यात्राओं के रंग शब्दों के संग, और इसको कुछ जी। विशेष उपलब्धि भी मिली। हाँ जी, हाँ जी, जी जी, पहले तो उसके लिए बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। 111 लेखकों ने देश विदेश के मिलकर, इसमें विदेश में बसे हुए कुछ भारतीयों ने भी लिखा है इस पुस्तक के लिए। और इसमें इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे एक चाचा का बेटा है जो बचपन से पोलियोग्रस्त है, तो वो कहीं आ जा नहीं सकता, तो हम कजन्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। तो हम जब भी कहीं घूम के आते थे, तो हम उस ग्रुप में कुछ फोटोज डाल देते थे। तो उसको बहुत उत्सुकता होती थी और जानने की, क्योंकि वो बेचारा खुद तो जा नहीं सकता। तो एकदम मुझे विचार आया कि ऐसे लोग जो किसी भी कारण, शारीरिक असमर्थता के कारण या आर्थिक असमर्थता के कारण नहीं जा सकते, तो क्यों ना ऐसे लोगों के लिए एक संस्मरण निकाला जाए। तो पहले इसमें सोचा 21 लेखक भाग लेंगे, फिर 51, बढ़ते बढ़ते 101, और 101 के बाद फिर 111, और पूरे भारत से इसमें किसके लिए रचनाएं आई। और उसके बाद विदेशों से भी, ऑस्ट्रेलिया से, सिंगापुर से, अमेरिका से भी रचनाएं आई, और बहुत अच्छा ये संकलन रहा। और भारत सरकार के जो भाषा विभाग है, जो हिंदी भाषा विभाग, उन्होंने इस पुस्तक को उस सूची में शामिल किया जिसमें उन्होंने कहा है कि पुस्तकालय ये पुस्तकें खरीदें। रिकमेंड किया है पुस्तकालयों को ये पुस्तक खरीदने। बहुत बहुत बधाई। और ये मैं इसलिए मानती हूँ कि आप अच्छी लेखिका तो हैं ही, अच्छी साहित्यकार हैं, लेकिन जैसे आप कह रही हैं कि आपने उस कजिन को देख के सोचा, इससे आपकी संवेदनशील व्यक्ति तो ये भी पता चलता है कि आप तो घूम रही हैं, लेकिन दूसरे का इसको कैसे एंजॉय करे, वो खुशी दूसरे तक आनंद कैसे पहुंचाया जाए। बिल्कुल। मेरे पास 2 पत्रिकाएं हैं, आप इसकी सह सांझ का दीप। हाँ जी, सांझ का दीप आपको पता है, आप तो सेलिब्रेटिंग लाइफ फाउंडेशन से जुड़ी हैं। जी जी। तो
ये पत्रिका तो आप जानती हैं, आप इसकी संपादक हैं। बहुत सुंदर पत्रिका है, मेरे दिल के बहुत नज़दीक है और इसमें विविधता मिलती है और बहुत रोचक सामग्री है। सामाजिक कंसर्न होता है हाँ, इसका। सामाजिक कंसर्न भी होता है और शायद मैं तो समाज कहती हूँ हर वर्ग के पाठक के लिए इसमें सामग्री मिलती है मुझे। और सांझ का दीप, क्योंकि आपका ये वृद्धों के लिए समर्पित है आपकी संस्था विशेषकर, तो इसका नाम सांझ का दीप किया गया है। नव उद्घोष। हाँ, ये आम ब्रह्मास्मि एक संस्था है। मैं वो नव उद्घोष नाम से एक पत्रिका निकालते हैं, तो उसकी संपादक दीपशिखा श्रीवास्तव है और मैं उसका उप विशेष संपादक हूँ। जी। बधाई। अभी तक आपके साहित्य की इतनी विधाएं तो मेरे सामने ही है जिस पर हमने बात की, जी। और भी बहुत सारी विधाओं पे आप लिखती रही हैं। मैं आपसे अगर पूछूं कि आपको सबसे ज्यादा किस विधा में लिखना अच्छा लगता है? देखिए, मुझे लघु कथाएं लिखना अच्छा लगता है और लंबी ये मैं कहानियां भी मानती हूँ लिखती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपनी भावनाओं को कम शब्दों में व्यक्त कर सकें, जी। कि लघु वैसे लोग कथा भी में- वैसे लोग भी पढ़ सके जिनको पढ़ने से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ना हो, हाँ, या आजकल भागदौड़ की जिंदगी में लोगों के पास टाइम भी नहीं रहता। समय भी बहुत कम है और पाठक भी कम होते जा रहे हैं। इस टाइम नव तकनीक आ गई है इस नवयुग में, जबकि लोग मोबाइल और लैपटॉप और आईपैड से जुड़े रहते हैं, स्क्रीन पर पढ़ना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में छोटी छोटी लघु कथाएं लोगों का मनोरंजन करती हैं, तो बहुत लोकप्रिय विधा होती जा रही है लघु कथा। मनोरंजन करते हुए सोचने पर विवश करती है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लेखन की जो विविध विधाएं तो हैं ही, साथ साथ सब्जेक्ट जो विषय आप चुनती हैं वो भी विविध होता है। जी। स्त्रियां, बच्चों, उनके लिए जो कमजोर वर्ग हैं, जैसे आपने कहा कि बाल मजदूर। लिव इन वाले, बाल मजदूर, इन सब पर भी आप काफी संवेदनशीलता के साथ लिखती हैं। तो ऐसे विषय उठाने का कोई विशेष मकसद? देखिए, शुरू में तो मैं पेरेंटिंग पे ज़्यादा लिखती थी, बच्चों के लिए लिखती थी और मैंने काफ़ी कुछ लिखा। फिर मैंने नारी संघर्ष और नारी सशक्तिकरण, इन दोनों पे बहुत कुछ लिखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमारे भारत में अभी भी जो नारी की दशा है वो बहुत सम्मानजनक नहीं है, कुछ शहरी नारियों को छोड़कर। देखिए, गांव कस्बों में अभी भी ये समस्या है कि नारी शोषण बहुत है। अब शिक्षित हो रही है नारी और आत्मनिर्भर हो रही है, हर क्षेत्र में उसने अपनी उपलब्धियों का परचम लहराया है, उसने अपनी योग्यता का प्रमाण दिया है। समाज की सोच पिछले 2 दशकों में नारी के प्रति निश्चय ही बदली है, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं बदली। अभी भी उसको अभी प्रयास की जरूरत बिल्कुल है। प्रयास की जरूरत है और अभी भी सोच बदलने की जरूरत है। इसलिए नारी सशक्तिकरण पूर्ण रूप से नहीं है, ये जानते हुए कि नारी योग्य है। अब तो हमारे देश में देखिए, आज हमारे जो सर्वोच्च पद है सरकार का, राष्ट्रपति पद पर एक नारी सुशोभित कर रही है और बहुत से जैसे कहते हैं हमारे लोकसभा में भी बहुत सी नारियां हैं। 33% संरक्षण तो मिल रहा है, बिल्कुल मैं मानती हूँ। और आजकल की नारियां भी जागरूक होती जा रही हैं, लेकिन अभी भी गांव कस्बों में सोच बदलने की आवश्यकता है। मैम, आपने साहित्य की एक लंबी यात्रा आपकी रही है, साहित्य की यात्रा रही है। आपकी ये शुरुआत कहाँ से रही इस यात्रा की? ऐसा है बबीता, बचपन से बहुत छोटी थी तो कविता पढ़ने का मौका मिला। मैंने सुना है 7 साल के ऐसे 5 साल की थी तो 5 पहली साल बार की। कविता पढ़ी स्कूल में और वो कविता बहुत सराही गई। मुझे 10 रुपए इनाम मिला। क्या बात है। वो जो मुख्य अतिथि थे उनको बहुत पसंद आई और टेबल पे खड़े होकर बहुत जोश से वो कविता पढ़ी और उस दिन लगा कि याद है वो 5 हाँ, साल के एज में आपने कौन सी कविता बिल्कुल बिल्कुल। कविता पूरी तो याद नहीं है बबीता, लेकिन उसकी पहली लाइन अभी भी मेरे जहन में है। जी जी। गांधी जयंती का अवसर था, स्कूल का फंक्शन हो रहा था और कविता
की पहली पंक्ति थी, इसी राष्ट्रपिता के तप से हुआ देश आज़ाद हमारा। और टीचर ने बोल के भेजा था टेबल पर चढ़ाने से पहले कि खूब जोश से बोलना। तो खूब जोश से वो बोली और सबको पसंद आई और पहली बार कविता पढ़ी, लेकिन लिखी नहीं। कविता पहली बार लिखी मैंने अपनी एक अध्यापिका की प्रेरणा से, जब मैं 7वीं कक्षा में थी। तब वो स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा चांद पे गए थे, तो तब मैंने वो पहली बार, उन्होंने एक पंक्ति दी थी और पूरी क्लास को बोला था कि इसको आपने लिख के लाना है। पहले तो क्लास में लिखने के लिए बोला, कुछ आइडिया नहीं था, तो हम एक दूसरे की शक्ल देखते रहे। इतनी देर में बेल बज गई। तो फिर घर में आकर मैं आते ही पता नहीं क्या लगन थी, बैग नीचे रखा और मैं छत पे चली गई। कोने पे बैठ के वो कविता लिखने की कोशिश करती रही, लिखती जाऊँ, कॉपी के पन्ने फाड़ती जाऊँ। बट जब मुझे लगा बन गई है कविता, तो मैं नीचे आई। तब मैंने देर से खाना खाया और अगले दिन अध्यापिका को दिखाई, तो उनको कविता बहुत पसंद आई और मुझे शाबाशी मिली, मनोबल बढ़ा। और प्रार्थना में भी, स्कूल की प्रार्थना सभा में सबके सामने कविता सुनाई गई। और उसके बाद मैंने कभी कविता लिखी नहीं, क्योंकि किसी ने प्रेरणा नहीं दी। बट एक बीज जिसे कहते हैं ना, वो मन में जिसे कहते हैं, बस गया एक बीज। और वो समय के साथ साथ बहुत सारे वर्षों के बाद, जब सर्कमस्टांसेस थोड़े मतलब पॉजिटिव हुए, थोड़े समय मिला अपने लिए, तब दोबारा से मैं लेखन से जुड़ी। फिर आजीविका के लिए शिक्षा को अपनाया। हाँ, मैंने, मेरी बड़ी बहन भी शिक्षिका थी और मैंने भी इसी को ही आगे अपनी पढ़ाई के बाद मैंने एक कॉन्वेंट स्कूल से जॉब शुरू की। और उसके बाद बीच में ट्रांसफ़र हो गई हस्बैंड की दूसरे शहर में, तो फिर थोड़े दिन का ब्रेक लिया, लेकिन फिर मैंने अपनी शिक्षण शुरू कर दिया। लेकिन आपने फिर भी पहले रिटायरमेंट ले ली थी। हाँ, पहले मैंने अध्यापिका के रूप में काम किया कुछ स्कूलों में, पारिवारिक दायित्व। हाँ, फिर प्रधानाचार्य के रूप में भी काम किया। उसके बाद कानपुर में हम रहे, वहाँ मैं वाइस प्रिंसिपल रही कुछ वर्षों तक। फिर गुड़गांव में आकर भी एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया, लेकिन फिर पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी हो गई, हस्बैंड की ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गई, बिटिया के स्कूल के कारण मुझे यहाँ रहना पड़ा। और फिर काफ़ी मुश्किल हो गया, बेटी का बोर्ड एग्ज़ाम, और उस पर इतना ध्यान नहीं दे पाती थी। और फिर घर मैनेज करना अकेले, और वो सब काफ़ी मुश्किल समय रहा। शायद अधिकांश महिलाओं के साथ ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, फिर सोचा हमने कि चलिए हम अपना लेखन तो है ही, तो मैंने फिर जल्दी रिटायरमेंट ले ली। शिक्षा से आपने एक जॉब से रिटायरमेंट लिया, लेकिन शिक्षा से जुड़ी नहीं है। जी। समाज सेवा करती रही, शिक्षा को आपने समाज सेवा का माध्यम बनाया जी। आप गरीब बच्चों को ऐसे भी पढ़ाती रही हैं। हाँ जी। और मैंने सुना है कि ये आपने जो समाज सेवा का संस्कार है वो आपके परिवार से आया है। आपकी माँ भी सोशल वर्कर थी। हाँ जी। थोड़ा बताएंगे कुछ इस बारे में। जब मैंने होश संभाला तो मेरी माताजी मॉडल टाउन आर्य समाज स्त्री समाज जो थी, आर्य समाज मंदिर की, वो तब सेक्रेटरी थी। और मेरे पिताजी पुरुष समाज जो थी आर्य समाज मंदिर में, जो पुरुष समाज था, जो पुरुषों वाला जो वर्ग था, वो उसमें वो वहाँ पर प्रेसिडेंट थे। दोनों समाज सेवा से जुड़े हुए थे और वो आर्य समाज मंदिर जाते थे और भी गरीबों की सहायता करते थे। नाम क्या था? मेरी माताजी का नाम श्रीमती वेंडा देव था और पिताजी का नाम श्री ओम प्रकाश देव था। और पिताजी शुरू से ही समाज सेवा में आगे रहते थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ये मुफ्त होम्योपैथिक दवाइयाँ बांटनी शुरू की। रिटायर होने से पहले उन्होंने छुट्टी लेकर होम्योपैथिक डॉक्टर का कोर्स किया। उसके बाद
वो मंदिर में नियमित रूप से जाकर मरीजों को देखते थे निशुल्क। मतलब ये सीखने का समाज सेवा के तरह जी के जी, साथ अभी साथ से हुआ। वो उसका भी संस्कार है आप में। जी जी। और जब चाइना की वार हुई तो मुझे याद है मेरी मम्मी ने घर घर जाके सैनिकों के लिए गर्म कपड़े इकट्ठे किए थे, और एक मुझे याद है हरे रंग का ट्रक आके हमारे पार्क के पास खड़ा हुआ करता था, और घर से राशन लोगों के घर से इकट्ठा करना और गर्म कपड़े इकट्ठा करके सैनिकों के लिए सीमा पर भेजना। तो ये मैंने अपनी माँ को ये समाज सेवा करते हुए देखा। आपकी फिल्म में साहित्य की यात्रा की तरफ आती हूँ। जी। आपने रेडियो में एक साहित्य सागर नाम साहित्य सागर के नाम से बिल्कुल लेखकों और कवियों से जुड़ा साक्षात्कार। हाँ, साहित्य सागर के नाम से हमने कार्यक्रम शुरू किया। ये मानव रचना रेडियो स्टेशन था, कम्युनिटी रेडियो, मानव रचना यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में। तो वहाँ मिस्टर गंभीर थे डायरेक्टर उन दिनों, तो मैं वहाँ नियमित रूप से जाने लगी, और वहाँ फिर हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। काफी लंबे टाइम तक ये कार्यक्रम चला। हाँ, 5 साल तक कार्यक्रम चलता है। इसकी एंकरिंग भी मैंने की, और इसी कार्यक्रम में हम कुछ लेखकों और कवियों को भी बुलाते थे, उनका साक्षात्कार लेते थे, और उनकी रचनाओं को घर घर रेडियो के माध्यम से अपने घर घर पहुंचाने का पूरा प्रयास किया। साहित्यकार तो हैं ही आप, लेकिन साहित्य दूसरे साहित्यकारों को प्रमोट करने का, उनको पाठक तक पहुंचाने का, ये भी एक बड़ा काम है आपका। जी, इसके लिए मैंने कई काव्य गोष्ठियाँ और कई परिचर्चाएं ऑर्गेनाइज की। स्वर लहरी मंच एक संस्था थी, आजकल बहुत सक्रिय नहीं रह पाई मैं उसमें। तो कोरोना टाइम में हमने स्वर लहरी मंच से बहुत सारी परिचर्चाएं रखी, और बहुत सारे का मंच संचालन भी आपका रहता था, संयोजन भी आपका रहता था। हाँ, मंच संचालन भी कई बार किया मैंने, और एक अलग आनंद है। देखिए, अगर संपादन की बात करें, उसको भी मैंने खूब एंजॉय किया, उसमें भी बहुत आनंद आता है। एंकरिंग में भी आनंद आता है। रेडियो में मैंने साक्षात्कार लिए, और बहुत बड़े बड़े लेखकों के लिए। रमा पांडे जी को कौन नहीं जानता, टीवी से जुड़ी हैं और समाचार वाचिका रही हैं दूरदर्शन पर, और आजकल नाटक भी वो निर्देशन करती हैं। और ईला और उनकी बहन है, पीयूष पांडे जी उनके भाई, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है वो, कितनी कम उम्र में चले गए। तो रमा पांडे जी का इंटरव्यू लिया। चित्रा मुदगल जी इतनी बड़ी लेखिका हैं, उनका इंटरव्यू लेने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से सुअवसर मिलते रहे। और लिखने के अलावा आप अदर तरीके से भी जुड़ी रही साहित्य के क्षेत्र। जी, हिंदी के प्रचार प्रसार में जी, जो संभव है मेरे से, वो बबीता मैंने किया। हाँ, क्योंकि आप केवल साहित्य ही नहीं, आपने भाषा के लिए भी काफी कुछ किया है। जो बन सका वो किया है, बहुत तो नहीं कर पाई, बट जो कर सकी, जो किया हमारे लिए बहुत है। क्योंकि आपने केवल साहित्यकारों के बीच नहीं, बच्चों के बीच भी हिंदी को प्रमोट करने के लिए काफी कुछ किया। जी, मैं अपनी माता जी के नाम पे हर साल एक स्कॉलरशिप देती हूँ। जो बच्चे 8th और 9th के बच्चे हिंदी और संस्कृत में अपनी कक्षा में प्रथम आते हैं, प्रथम और द्वितीय आते हैं, उनको मैं अपनी माता जी के नाम पे स्कॉलरशिप देती हूँ, और इससे मैं उनको प्रोत्साहित करती हूँ इन विषयों के प्रति। क्योंकि मुझे पता है कि आजकल जो माहौल चल रहा है, बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता भी कोशिश करते हैं कि हमारा बच्चा अंग्रेज़ी ही बोले, हिंदी चाहे उसको आती ना हो, लेकिन अंग्रेज़ी बोले। और बहुत बच्चे 8वीं और 9वीं के बाद कोई जर्मन ले रहा है, कोई दूसरी भाषा ले रहा है, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ हमेशा कि हिंदी तो आपको आनी चाहिए। मैं 10th की क्लास टीचर थी एक कॉन्वेंट स्कूल में। मैं बच्चों को कहती थी, आप फ्रेंच सीखिए, जर्मन सीखिए, जो मर्जी सीखिए, लेकिन अगर आपको हिंदी नहीं आती तो इसका मतलब आपको अपने घर के बारे में नहीं पता, दूसरों के घर के बारे में ज़्यादा पता। तो पहले अपनी मातृभाषा सीखें, और उसके बाद जो जितनी भाषाएं सीखें वो तो अच्छी बात है। बिल्कुल।
आपकी हॉबी के बारे में मैंने सुना है, यात्रा करने का आपको बड़ा शौक है। हमने बात भी की कि एक यात्रा जी, संस्करण यात्रा भी आपने संस्करण। निकाला है। हाँ जी। अभी तक कितनी जगह आप घूम चुकी हैं और क्यों मैं आपको कुछ स्पेशल हाँ अटेंशन है इसमें? अट्रैक्शन क्या लगता है? देखिए, जब हम यात्राओं पर निकलते हैं तब हम विशेषकर हम लेखकों के लिए भी यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब हम लोगों को देखते हैं तब हमें कई चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क पे छाप छोड़ती हैं और हमें आइडियाज़ मिलते हैं लिखने के। मैं आपको इससे जुड़ी एक कहानी बताऊं। हम लोग परिवार के साथ वृंदावन घूमने गए। वहां पर रोज गेट पे एक मरियल सा पिटारी में सांप लेकर छोटा सा लड़का गेट पे खड़ा हो जाता था और लोगों से पैसे मांगता था। और मैं देखती थी कि जितने ये वहाँ पर घूमने आते हैं, जितने टूरिस्ट हैं, वो उसको देते तो कुछ नहीं थे। और उनको दिखता था मरियल सा सांप है, वो कोई सांप के साथ सेल्फी खिंचवा रहा है अपना मोबाइल निकाल कर, कोई ज़्यादा ही कोई बहादुर बनता है तो वो सांप गले में डाल के फोटो खिंचवा रहा है। और वो बेचारा मासूम बच्चा जो सांप के नाम पे पैसे मांग रहा है, जिसके दादा ने भेजा है या गुरु ने भेजा है भीख मांगने के लिए, वो बेचारा उनकी शक्ल देखता था कि शायद मुझे कुछ दें, तो वो कुछ नहीं देते थे। एक तो मुझे दुख होता था कि छोटा सा बच्चा सारा दिन भूखा वहाँ खड़ा है, गेट के पास खड़ा होता था, अंदर तो गार्ड उसको नहीं आने देता था। तो मैं वृंदावन से आकर भी बबीता इस विषय में मैं सोचती रही, और जब तक मैंने इस विषय पे लिखा नहीं, मुझे अंदर ही अंदर एक तरह की व्याकुलता बनी रही। क्या और मैंने इस पे एक कहानी भी लिखी, लघु कथा लिखी, और एक कल्पना की कि उसका एक जग्गू दादा है जो रोज उसको भेजता है, और जब वो पैसे कमा के नहीं लाता तो उसको पीटता है। और वो जग्गू दादा ऐसा है जो सांप के लिए तो दूध कटोरी में रखता है, लेकिन उस बच्चे को भूखा छोड़ देता है और अगले दिन फिर उसको वो पिटारी दे देता है। तो फिर मैंने इसमें ये कल्पना भी जोड़ी कि वो रास्ते में कच्चे अमरूद, जामुन, ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरता बच्चा, और एक दिन उसको कुछ भी पैसे नहीं मिलते खाने का, मैंने ऐसे किया है, और वो इतना डर जाता है, उसे वो जग्गू दादा का थप्पड़ याद आता है, तो वो जग्गू दादा के पास जाने की बजाय वो सामने बस्ती की तरफ देखता है जहाँ छोटी छोटी लाइटें टिमटिमा रही हैं, और वो उस बस्ती की ओर भागना शुरू करता है, और बस्ती के पास जाके एक छोटी सी झाड़ी में पिटारी का मुंह खोल देता है, सांप को भी आज़ाद कर देता है, और खुद भी आज़ाद उस बस्ती में चला जाता है अपने हिस्से का आकाश ढूंढने। और इस कहानी का नाम लिखा मैंने अपना अपना आकाश, इसको शीर्षक दिया। आशावाद, संवेदना के साथ आशावादिता भी है। जी जी, मैंने बाल मजदूरी पे बहुत सारी कविताएं, बहुत सारी कहानियां, क्योंकि ये विषय मुझे बहुत ही द्रवित करता है, बहुत ज़्यादा। तो यही कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे समाज के भविष्य होते हैं, देश के भविष्य। जी, देश का बच्चों भविष्य का अपना ही अगर भविष्य का ये हाल है। फुटपाथ पर घूमेगा, हाथ फैलाए, तो उस देश का क्या भविष्य होगा। और एक बात इससे जुड़ी है बबीता जी, अगर ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये बहुत सी गलत हाथों में पड़ जाएंगे। बहुत से गुंडे, बदमाश, दादा टाइप लोग इनको ले जाएंगे और ये कुमार्ग पर चल पड़ेंगे, और वो समाज के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और सारे असामाजिक तत्व इनके साथ जुड़ जाएंगे और वो एक समाज के लिए बहुत ही घातक रहेगा। मैं ये कहूँ, कहते हैं कि हम जो लेखक जो कुछ अपनी रचनाएं लेता है उसके लिए कंटेंट तो वो समाज से ही लेता है, परिवेश से ही लेता है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि लेखकों को अगर बाहर जाते हैं अलग सोसाइटी या ये पर्यटन तो ठीक है मनोरंजन के लिए, लेकिन उनको बहुत कुछ अनुभव भी मिलता है। जी, अनुभव मिलते हैं। तो अगर मैं ऐसे कहूँ तो आप कितना देश अभी तक घूम चुकी हैं? मुझे याद नहीं है, मैं फिर भी आपको इससे देख के मुझे याद आ रहा है। मैं अभी तक अमेरिका तो 1 साल रहे। मेरे जो मेरे हस्बैंड हैं उनको एक असाइनमेंट मिली थी, तब
अमेरिका जाने का मौका मिला और 1 साल हम वहीं रहे। बहुत अच्छा वो हमारा अनुभव रहा। लेकिन उन दिनों मैं पढ़ाई कर रही थी साथ साथ, तो मैंने ज़्यादा लेखन पे ध्यान नहीं दे पाई, क्योंकि मैं आगे अपनी पढ़ाई कर रही थी। वो मैं पत्रकारिता से कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पढ़ाई में अपनी busy पत्रकारिता के बारे में मुझे पता नहीं था, लेकिन एक बात बताइए कि कुछ देर पता चला आपने विद्या वाचस्पति की भी डिग्री ली है। जी हाँ, मुझे विद्या वाचस्पति तो की भी आपका डिग्री मिली है। क्वालिफिकेशन तो काफी लग रहा है, हायर एजुकेशन है आपका, ये तो मुझे पता था, लेकिन टोटल मिलाकर कुछ बता सकते हैं कितने होंगे आपके पास डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के? देखिए, मैंने एमए किया है, एमए एमएड किया है, और उसके बाद विद्या वाचस्पति की उपाधि मिली, और संस्कृति के सारथी संस्था ने मुझे हिंदी रत्न सम्मान दिया, और शोभा कुकुल सम्मान से भी मुझे नवाजा गया। जी, मैं वही पे आ रही थी कि आपको सम्मान भी और पुरस्कार भी बहुत सारे मिले हैं। जी, लेकिन मेरी विदेश यात्राओं में अमेरिका के अतिरिक्त कनाडा, पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दुबई, नेपाल, सिंगापुर, और कहाँ गए थे हम? हाँ, बस ऐसी। और भी कुछ होगा और याद नहीं आ रहा अभी, तो बहुत सारी। आपको मैं सम्मान की बात करूं तो मुझे हाल में ही पता चला है कि आपको हाल में एक मीडिया हाउस है, ट्रू मीडिया, जी जी, इसने आपके इस पर एक केंद्रित एक विशेषांक निकाला जी, है। मेरे को विशेषांक, इसके लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ये आपके उन सम्मान के अलावा है, क्योंकि मेरे पास शिक्षा गौरव सम्मान, प्रेम प्रकृति लघु कथा सम्मान, विक्रमशिला विद्यापीठ द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि है, हिंदी रत्न सम्मान, जैसे बहुत सारे पुरस्कारों की मेरे पास सूची है। इसमें से बहुत सारा रह भी गया होगा जो मिला है। नहीं, देखिए, मैं ये जो सम्मान है, इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं रहता कि मुझे सम्मान मिल गए, प्रभु कृपा, माँ सरस्वती की कृपा, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मुझे उसके लिए कोई बहुत ज्यादा वो नहीं रहता कि ऐसी कोई भूख नहीं है कि सम्मान मिलना चाहिए। और मैं तो अपने आप को इतना योग्य नहीं मानती अभी कि मुझे बहुत सारे सम्मान मिले या कुछ। मुझे लगता है मैं भी सीख रही हूँ बबीता जी, मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। यही बड़ी बात है कि कहते हैं कि सम्मान कमाया जाता है, इसके आप योग्य हैं तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मिल जाएगा। क्योंकि इसके बारे में मुझे ये पता चला कि ट्रू मीडिया वालों ने ही आपको कांटेक्ट करके कहा कि वो आप पे निकालना चाहते हैं। हाँ जी, उन्होंने बोला हम एक विशेषांक आप पर निकालना चाहते हैं। मुझे इनके संपादक महोदय का फोन आया एक दिन, तो फिर उन्होंने आकर बात की, तो मैंने उनके सुझाव को माना, और ये मेरी एक विशेषांक बना। और मुझे खुशी है कि मेरे मित्रों को मेरी साहित्यिक यात्रा के विषय में इससे पता लगा। और मित्रों को तो आपके ऐसे भी आपकी इतनी सारी किताबें हैं, साझा और व्यक्तिगत संकलन, इतनी स्वतंत्र लेखन जो आप अनवरत करती रहती हैं, अलग अलग साहित्यिक गतिविधियां जो आपकी चलती रहती है। एक आपका मैंने अस्मी पर एक समीक्षा का भी आपने संपादन किया था। हाँ जी, संपादन भी आपने पुस्तक है बबीता जी, अस्मी समीक्षात्मक अवलोकन। ऐसा है, मेरी एक मित्र है, मेरी गुरु भी हैं, साहित्यिक गुरु कमल कपूर जी। उन्होंने अस्मी उपन्यास लिखा जो घरेलू हिंसा पे है। मौखिक घरेलू हिंसा, देखिए घरेलू हिंसा भी 2 तरह की होती है, एक शारीरिक, एक मौखिक। तो उन्होंने दोनों तरह की हिंसा को लिया। अगर मौखिक तरीके से अगर आप किसी को गाली गलौज करते हैं तो वो मौखिक हिंसा मानी जाएगी, हाथ उठाते हैं वो शारीरिक हिंसा है। तो ये उपन्यास बहुत ही सराहा गया, और इस उपन्यास पर देश के जाने माने साहित्यकारों ने समीक्षा लिखी, और बहुत सारी समीक्षाएं आई। तो तब मुझे मेरी साहित्य गुरु कमल कपूर दीदी ने बोला कि इसकी एक पुस्तक बनाएं, और उसका संपादन मेरे को उन्होंने निर्देश दिया, और मैंने उसको सर आंखों पे लिया, और ये भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपके संपादन का, अच्छा, मैंने अभी देखा आपकी माता पिता का फोटो, मैं जरूर चित्र है जी। हाँ, मैं जरूर अपने दर्शकों को दिखाऊंगी इनका फोटो, क्योंकि ऐसे दिखाने पे बहुत क्लियर नहीं आएगा।
आप मेरे पास आपके संपादन की मेरी आत्मकथा चंद प्रभा का। हाँ, ये मेरी बड़ी बहन है, गुजरात में रहती हैं। तो एक दिन मैंने इनको बोला, अब आप रिटायर हो गए हैं तो आप अपनी आत्मकथा लिखिए। तो बस ये बात कहकर मैं भी भूल गई, वो भी भूल गई। फिर 5 साल बाद उनकी भी कुछ परिस्थितियां विपरीत रहीं। हमारे जीजा जी अस्वस्थ रहे, काफ़ी समय व्हील चेयर पे बिताया उन्होंने। तो इनकी भी परिस्थितियां ऐसी रहीं कि ये लिख नहीं सकी। बट उसके बाद हमारे जीजा जी के परलोक सिधारने के बाद फिर एक दिन हमारी दीदी का फ़ोन आया कि अब मेरे पास समय था, तो मैंने अपनी आत्मकथा पूरी कर ली है। 5 साल पहले लिखी थी, वो अधूरी पड़ी थी, तो अब मैंने पूरी कर ली है। तो मैं चाहती हूँ कि इसकी एक पुस्तक बनाई जाए और उसका संपादन मैं करूँ। तो उन्होंने मुझे मैटर लिख के भेजा। और सबसे अच्छी बात ये रही बबीता कि ये इनकी आत्मकथा मुझे फिर से बचपन में ले गई। मुझे बचपन की बहुत सी समय की वो बहुत सी यादें याद आई। इमोशनल यात्रा रही हाँ, होगी। बिल्कुल। और जो हम बहन भाई बचपन में मस्ती किया करते थे वो भी मुझे याद आई। और दीदी के साथ बिताई हुई बहुत अच्छे क्षण भी याद रहे। और ये आत्मकथा मेरे को मेरे बचपन में वापस ले गई और बहुत कुछ याद आया। मैम, आपकी लिखी इतनी सारी किताबें हैं, मेरे सामने हैं, और भी आप काफ़ी किताबें हैं जो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, और छिटपुट रचनाएं हैं ही, और उसके बावजूद आप कह रही हैं कि आपको सीखने का शौक है, सीखती हैं। बिल्कुल, अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और संपादन भी कर रही हैं। इस एज में थोड़ा स्वास्थ्य समस्या के बावजूद आप इतनी एक्टिव हैं। तो मैं आपसे, हम लोग अपने इंटरव्यू के पॉडकास्ट के अंतिम चरण की तरफ हैं, अंतिम सेक्शन की तरफ हैं। तो आजकल के जो लोग जो कि साहित्यकार बनना चाहते हैं, आजकल तो ये भी हो गया है कि गूगल से लोग कहानी एआई से लिखवा के एआई से लिखवा लेते हैं, गूगल से पंक्तियां ले लेते हैं, बहुत कुछ हो रहा है। तो इस जनरेशन के लिए जो कि किताब पढ़ना के लिए कहते हैं टाइम नहीं है, लेकिन लिखते हैं, पढ़ने से ज्यादा उनको लिखने में शौक है, बिल्कुल, और साहित्यकार कहलाना चाहते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बबीता जी, देखिए जो साहित्य है वो एक अनुभूति है। पहले अनुभूति है, फिर अभिव्यक्ति है। अगर आप में संवेदनशीलता नहीं है, अनुभूति नहीं है, तो आपकी अभिव्यक्ति उतनी प्रभावशाली नहीं होती। साहित्य कोई ऐसी चीज नहीं है आपने कहीं से उठाई और परोस दी। कट कॉपी कर रहे हैं, कट कॉपी कर रहे हैं। जो ये कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें अपराध बोध भी होगा इस बात का कि ये रचना मेरी नहीं है, मैंने किसी से ली। देखिए, जो आत्म संतुष्टि आपको अपनी अभिव्यक्ति से मिलती है, अपने शब्दों से मिलती है, वो वास्तविक अभिव्यक्ति है, और उससे आपको संतोष भी मिलता है और आपको प्रसन्नता भी मिलती है, और आप पाठक के दिल को छूते हैं उस रचना से। दिल से लिखी गई रचना ही पाठक के दिल तक पहुंचती है। तो इसलिए एआई और गूगल, इससे जो साहित्यकार ये कर रहे हैं शॉर्टकट जाना चाह रहे हैं, बिल्कुल ये अधिक समय तक नहीं चलने वाला। बिल्कुल, आज आपसे बात करके बहुत कुछ आपके बारे में जानने को मिला, आपके विचार जानने को मिला, और मैं आशा करती हूँ कि आगे भी किसी विषय पर आपके से और भी बातें करूंगी, अवश्य, क्योंकि हमेशा आपसे कुछ न कुछ सीखने को हम लोग को जरूर मिलेगा। आज मैं भी सीख रही हूँ, आपसे भी सीख रही हूँ। हर व्यक्ति जिसको आप मिलते हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। यही आपको ऐसा व्यक्तित्व देता है जो कि लोगों के लिए प्रेरणा देता होता है, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं आप। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मैम। बहुत बहुत आभार आपका बबीता जी, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।